हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज जुवेनाइल डेलिकेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय जुवेनाइल एंड देन डेलिकेंसी। जुवेनाइल का मतलब वो वाला बच्चा जो 7 साल की उम्र से बड़ा है, बट इन केस ऑफ बॉयज वो 16 साल की उम्र से छोटा होना चाहिए, एंड इन केस ऑफ गर्ल्स वो 18 साल से छोटी होनी चाहिए। So juvenile means a child that belong to the age group of 7 to 16 in case of boys and 7 to 18 in case of girls. Now, delinquency. Delinquent behavior means a behavior that is an activity which is totally unlawful. एक ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा कार्य करना जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है, जो लॉ के अगेंस्ट है, उसे हम डेलिकेंट बिहेवियर बोलते हैं या डेलिकेंसी भी बोला जाता है। सो जुवेनाइल डेलिकेंसी का मतलब होता है कि वो वाला बच्चा जो जुवेनाइल है मगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, वो ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है जो सोसाइटी के बनाए हुए जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो वो वाले बच्चे उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब जुवेनाइल जो डेलिकेंसी है, इसकी जो पनिशमेंट है उसके लिए स्पेशल कोड होता है, दैट इज जुवेनाइल कोड। इन बच्चों की जो सजा होती है उसके पैरामीटर वैसे नहीं होते जो किसी एडल्ट के लिए होते हैं, इसके पैरामीटर थोड़े डिफरेंट होते हैं। भारत में क्या होता है कि ये पनिशमेंट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये बच्चों के केस में ये कंसीडर करके चलते हैं कि दे आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। ये उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, ये उनको मौका देते हैं कि ताकि वो अपने आप में सुधार ला सके और बाद में इनको सोसाइटी में फिट बैठने की आदत हो जाए, सोसाइटी के निर्माण के लिए इनका जो है वो काम आ सके। अब जो जुवेनाइल लॉ था इन 1960 वो थ्रू आउट कंट्री में लागू हो चुका हुआ था। दो एक वर्बल फॉर्म में लेके चलो, जैसी फॉर्म में लेके चलो, जिसके तहत जो स्टेप्स आते थे वो क्या आते थे कि उसे रिहैबिलिटेट किया जाए, बच्चे को उसे ट्रीटमेंट दिया जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए और बाद में उसे सोसाइटी में छोड़ दिया जाए। और ये जो लॉ था ये 2000 में इनेक्टेड हो गया हुआ था। देन जो लॉ इसकी मॉडिफिकेशन की गई 2006, देन 2010 में। फिर जैसे कि आप जानते हो कि 2010 में एक दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, गैंग रेप हुआ था, जिसमें कुछ टीन एज भी जो है उनका उसमें पार्टिसिपेशन थी। पूरा देश आक्रोश से भरा हुआ था कि क्यों ऐसे बच्चे जो हीनियस क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए सहानुभूति क्यों। फिर लॉ को चेंज करने के लिए बड़ा प्रेशराइज किया गया और नीड ऑफ द हार भी थी कि लॉ ऐसा चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे हीनियस क्राइम करने वाले को छोड़ा जाए, उनको खाली रिहैबिलिटेशन डाल के बाद में उसे सोसाइटी में नहीं छोड़ सकते जो हीनियस क्राइम करते हैं। उस लॉ की मॉडिफिकेशन के लिए बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में दिया गया, जो कि 2015 में पास हुआ पार्लियामेंट में और 15 जनवरी 2016 में इनेक्ट किया गया, दैट इज कम इनटू द फोर्स। उसमें जो बेहद महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन थी वो ये थी कि वो वाला बच्चा जो 16 से 18 साल के बीच में फॉल करता है, अगर वो वाला बच्चा हीनियस क्राइम करता है, देन ही और शी शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट। उसे हम एडल्ट ट्रीट करेंगे, उसे हम जुवेनाइल ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब ये कि उसको हम कतई भी ये परहेज नहीं करेंगे ये छोटा बच्चा है, ये जुवेनाइल की कैटेगरी में आ रहा है, उसे हम एडल्ट की कैटेगरी में ही लेके चलेंगे और पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। ना अब बात आती है कि जो जुवेनाइल के हम लेके चलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है। मेनली जो उनकी एक्टिविटी आती है वो गैम्बलिंग, मतलब जुआ खेलना, पिक पॉकेटिंग, किसी की जेब काट देना, स्टीलिंग, चोरी करना, या फिर इसके अलावा कोई और क्राइम करना जैसे कि ड्रग की सप्लाई कर देना। नो द थिंग इज कि पहले पेरेंट्स या पहले फैमिलियों का, इवन एजुकेटेड पीपल के दिमाग में ये होता था
कि जुवेनाइल जो डेलिकेट एक्टिविटी है ये वो वाले बच्चे करते हैं जो होमलेस होते हैं। बट जो नेशन का डाटा है उसने ये क्लियर कट बता दिया कि जुवेनाइल डेलिकेट एक्टिविटी जो होमलेस लोगों में पाई गई है दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3.5% ऑफ द टोटल ओनली। मतलब 100 में से सिर्फ 3.5% केसेस वो वाले होते हैं जिसमें जो इलीगल एक्टिविटी बच्चा शो करता है। हाउएवर बाकी जो आप लेके चलेंगे 96.5% जो केसेस हैं ये वो वाले केसेस हैं जहां पे बच्चे ने इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है बट उनका एक अच्छा घर है, वो अपने घरों में रहते हैं। इसका मतलब होमलेस होना एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं है कि जो बच्चे को मोटिवेट कर रहा हो कि मैं इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं। देयर इज समथिंग एल्स, कोई और काज है इसके लिए। अब हम उस काज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काज आता है वो आता है फैमिली फैक्टर। अगर किसी फैमिली में नंबर 1 जो फैक्टर है वो है डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस चीज पे, तो वो बच्चा जो सहम जाता है, वो बच्चा जो है वो रॉन्गफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। उसे भी गुस्सा आता है जब उसके पेरेंट्स को आता है। अगर उसके पेरेंट्स की किसी और के साथ लड़ाई होगी तो बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 2, अगर बायास पेरेंट्स जो है वो बायास है, मतलब अगर पेरेंट्स किसी एक बच्चे के साथ ज्यादा कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं तो उस बच्चे का जो मेंटल सेट है वो ऐसा हो जाएगा, वो सोचेगा कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और उसका बदला लेने की कोशिश करता है। वो घर में फिट नहीं बैठेगा, घर वालों की बात नहीं सुनेगा। थर्ड, अगर ब्रोकन फैमिली है तो अगर घर में ऑलरेडी हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है, जब वाइफ एक्सपायर हो चुकी है और बच्चे को क्लियर कट अच्छे तरीके से डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। ये नहीं कि हमेशा बिगड़ते हैं, लेकिन चांसेस जो है वो जो है 100% होने के कगार पे आ जाते हैं। देन सर्विलेंस, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को हर फैसिलिटी देते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से देखते नहीं है हमारा बच्चा किन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारा बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बच्चा जो सोचता है उसे लगता है कि मेरे ऊपर तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, मैं जो मर्जी करूँ, ये मेरी मर्जी है। देन जो सेकंड फैक्टर आता है दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चा क्या सोच रहा है। जब बच्चा सोसाइटी में एंटर करता है सबसे पहले उसके अंदर क्या जुनून आता है, पैसा कमाना, मुझे रिच बनना है, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास मेरी चीजें हो, मैं जो चाहूं वो खरीद सकूं। रिच बनने की तमन्ना जो है वो बच्चे को क्या करती है, डाइवर्ट करती है। और ऐसे बच्चों का फायदा जो गलत मेंबर ऑफ द सोसाइटी है वो ले लेते हैं। वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अगर थोड़ी सी ड्रग बेचेगा तो जितने पैसे मिल जाएंगे और तू अमीर हो जाएगा, जो चाहे तू खरीद ले। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है अगर बच्चा आइसोलेशन में रहता है, अगर बच्चे को अकेला अकेले रहना पसंद है तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चा क्या होगा, उसके दिमाग में पॉजिटिव चीजें कम आएंगी बट जो उसके दिमाग में नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा आएंगी। बच्चा बार बार जो है वो गलत चीजों की तरफ डाइवर्ट होना शुरू करेगा। थर्ड इज मैक्सिमम प्लेजर। मैक्सिमम प्लेजर मतलब वो इंजॉय, लाइफ को इंजॉय करना चाहता है और ये जो मैक्सिमम प्लेजर की चाह है वो उसे ड्रग की तरफ लेना शुरू कर देती है। कुछ ऐसे मेंबर बैड एलिमेंट उसे मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, उसे धकेलेंगे, आज सिगरेट पी लेते हैं, कल चुटकी खा लेते हैं, परसों तंबाकू खा लेते हैं और उसके अगेंस्ट आगे जो दिन है उसमें ड्रग की ट्राई कर लेते हैं। दैट इज वो अब जो है साइकोलॉजिकली डाइवर्ट हो चुका है। देन द थर्ड फैक्टर इज सोसाइटी इटसेल्फ। एज ए साइड सोसाइटी में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो बच्चे को गलत राह में ले जाते हैं। सो बैड कंपनी, बच्चे की कंपनी क्या है, अगर उससे पेरेंट्स नहीं देख रहे, अगर सोसाइटी भी नहीं देख रही है कि जिसके साथ मर्जी जाए, जिसके साथ मर्जी उठे, तो बच्चे को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता, बच्चा बिगड़ेगा ही। एंड पॉवर्टी, अगर बच्चा गरीब है तो और उसकी कंपनी
खराब है, उसे डाइवर्ट कर दिया तू रिच बन, वो रिच बनने की तमन्ना, वो पॉवर्टी से बाहर आने की कशिश उसे गलत राह पे ले जाती है। और अदर फैक्टर में आता है जो वो लैक ऑफ एजुकेशन। मोस्टली जो बच्चे हैं वो इन राह में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो अवेयर नहीं है, उनको इस चीज का पता नहीं है। सो लैक ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जुवेनाइल डेलिकेंसी। अब गवर्नमेंट के कौन कौन से एफर्ट्स हैं ताकि जुवेनाइल जो है, जो नेशनल बिल्डर है, वो ठीक हो सके? सबसे पहले जुवेनाइल कोर्ट, जैसे मैंने पहले बता दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल कोर्ट पक्का होना चाहिए, जो कि बच्चे के बारे में सुने, बच्चे के केस को देखे, लेकिन उसे पनिशमेंट देने की बजाय उसे वार्न करके छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर वो बच्चा बार बार रिपीटेड कोई चीज के लिए क्राइम कर रहा है तो कोर्ट उसे मैक्सिमम 3 साल की सजा सुनाए। जैसे कि मैंने बोला कि 2016 में जो जुवेनाइल एक्ट पास होके इनेक्ट हुआ था, उसके तहत क्या है कि ये कहा गया कि अगर कोई जुवेनाइल हीनियस क्राइम में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, कोई ऐसा क्राइम जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, रूह कांप जाए, ऐसे केस में उस बच्चे को 7 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। बट इन एनी केस किसी भी जुवेनाइल को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। नो, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब उसे फांसी नहीं दी जाएगी। तो जुवेनाइल जो लॉ फ्रेम हुआ है उसमें कहीं पे भी किसी भी जुवेनाइल को फांसी देने का प्रावधान नहीं है। अगर कोई बच्चा जुवेनाइल डेलिकेंसी शो करता है तो उस बच्चे को पुलिस पकड़ती है और विद इन 24 आवर के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और इस 24 आवर के अंदर उसे टॉर्चर नहीं किया जाता, उसकी साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है कि इसने ऐसी चीज क्यों की, क्या रीजन रहे होंगे उसके पीछे, क्यों इसकी ऐसी मोटिवेशन बनी हुई है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैड इन्फ्लुएंस्ड हिम और हर टू परफॉर्म सच एन इलीगल एक्टिविटी। तो ये था कुछ कि जुवेनाइल होता क्या है, जुवेनाइल डेलिकेंसी क्या होती है, कौन कौन से पैरामीटर आते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी के अंदर, कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस दैट इज मार्क इफेक्ट ऑन द जुवेनाइल टू परफॉर्म सच एन इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो फैमिली फैक्टर है, सोसाइटी के फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या अदर्स फैक्टर्स है, और गवर्नमेंट के क्या प्रावधान है। ये तो मैंने अभी कोर्ट की बात की, गवर्नमेंट के प्रावधान में। गवर्नमेंट से सजा देने में नहीं विश्वास करती, जैसे मैंने पहले बोल दिया हुआ था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर रखती है कि उस बच्चे को उस हेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा। कितने साल के लिए रखा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो साइकोलॉजिकली कितना इम्बैलेंस है, उसने क्या कौन सी एक्टिविटी इलीगल परफॉर्म की हुई है, तो उसे रिहेबिलिटेट करने का मौका दिया जाता है। जब वहाँ की जो मैनेजमेंट है, अगर उसे लगे कि हाँ अब ये सोसाइटी के लिए फिट है, तो उसे बाद में रिलीज कर दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू प्रिवेंट द जुवेनाइल टू एंटर इनटू सच टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटी। जैसे कि शुरू में हमने बोला था कि जुवेनाइल एक्टिविटी क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चे जो वो घरों में अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, सोसाइटी में अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि हम क्या करते हैं, हम ये हमारा फर्ज है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चों की तरफ अच्छे से फोकस करें, अपने जो कन्फ्लिक्ट है वो बच्चों के सामने ना लाएं, अपने कन्फ्लिक्ट को अपने पास ही रखें रादर देन बच्चों के पास रख लें। जो बायास्ड जो उनकी सोच है वो बिल्कुल ना करें कि एक बच्चे के साथ ज्यादा, दूसरे बच्चे के साथ कम। बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, बच्चे में आई हुई चेंजेस को अंडरस्टैंड करें और देखें कि ऐसी चेंजेस क्यों आ रही है, प्रॉपर सर्विलेंस रखें उसके ऊपर, और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें। देन बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों के सर्विलेंस करें, देखें कि वो कैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और पेरेंट्स को अकॉर्डिंगली वो बताएं
कि आपका बच्चा जो है वो गलत राह पे चल रहा है, हमने उसे वहां पे ऐसी एक्टिविटी करते हुए देखा या कोई और एक्टिविटी करते हुए देखा। इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड एजुकेशन का रोल तो है ही है। इट्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, द कंसर्न अथॉरिटी, कि वो बच्चों को हर रोज किसी भी तरीके से एक मॉरल लेसन दें, उसे ये जागरूक करें कि बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपका क्या फर्ज बनता है एंड हाउ कैन यू पार्टिसिपेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। होपफुली आज का जो वीडियो है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।